नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हमारे इस खास बुलेटिन में 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की। जयपुर में कांग्रेस के चिंतन के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी है। पीएम मोदी के संबोधन के साथ इस बैठक की शुरुआत हुई है। पीएम ने इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित किया है और साथ ही सफलता का गूढ़ मंत्र भी उनकी ओर से दिया गया। देखिए, जयपुर में बीजेपी पदाधिकारियों को पीएम मोदी ने सफलता का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने बैठक में शामिल बीजेपी नेताओं को संबोधित किया। कहा कि आज देश की जनता बीजेपी को बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है। हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी पार्टी के रूप और स्वरूप के विस्तार को देखकर गर्व होता है, लेकिन इसमें खुद को खपाने वाले सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। पीएम ने कहा कि देश आज बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। हम अगले 25 साल का लक्ष्य तय करेंगे। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने कहा कि हमें अगर सत्ता भोग ही करना होता तो भारत जैसे विशाल देश में कोई भी सोच सकता है कि इतना सारा मिल गया, अब तो बैठो, लेकिन हमें ये रास्ता मंजूर नहीं। हमारा मूल लक्ष्य भारत को ऊंचाई पर पहुंचाना है, जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। मैं जब भी कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ तो उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कार्यकर्ताओं की ओर से जो जानकारी प्राप्त होती है वो बेहद सटीक जानकारी होती है। तो बीजेपी की बेहद खास ही बैठक है, क्योंकि आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से तैयारी में जुट गई है। 4 सत्र में होने वाली बैठक की शुरुआत पीएम के संबोधन के साथ हुई है। साथ ही समापन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ रहेगा। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 24 मई को चौथे क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान जाने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और जापान के पीएम से भी मुलाकात करने वाले हैं। देखिए, चौथे क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान जाएंगे। इसी दिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम फुमियो किशिदा से मुलाकात करेंगे। उनकी जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने दी। क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के सदस्य हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के परस्पर हित और विश्व के मुद्दों पर विचार साझा करने का अच्छा अवसर होगा। बागची ने बताया कि अपने दौरे पर पीएम मोदी जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ एक बिजनेस इवेंट में हिस्सा लेंगे। वो जापान में भारतीय समुदाय से मिलेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दक्षिण कोरिया, जापान की तर्ज पर 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के नेताओं के साथ संबंध को मजबूत करना है। चीन को यह संदेश देना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए बीजिंग को प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को विराम देना चाहिए। तो बेहद अहम ये सम्मेलन होने वाला है। 24 जून को दरअसल पीएम जाने वाले हैं और इस कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं से मुलाकात, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात उनकी होने वाली है। इसके अलावा पंजाब को लेकर कई मुद्दे ऐसे रखे जिन पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान पंजाब की आंतरिक सुरक्षा, किसानों के मुद्दों समेत कई अहम विषयों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मान ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हमें कल अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां पंजाब में आंतरिक सुरक्षा के लिए दी हैं। आज हमें 10 और कंपनियों की मांग की, जिसे गृह मंत्री ने मान लिया है। भगवंत मान ने बताया कि गृह मंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए पंजाब को जो भी मदद चाहिए केंद्र सरकार देगी। भगवंत मान ने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर पटियाला में जो घटना हुई, इस पर विस्तार से बात हुई। पार्टी से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सहयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों की गेहूं की पैदावार कम होने के कारण 500 रुपए बोनस देने का मसला भी उठाया गया। पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों से संबंधित किसान गेहूं की पैदावार कम होने पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और 10 जून से पूरे पंजाब में धान की बुआई शुरू करने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि किसान संगठनों ने बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करने के बाद प्रदर्शन वापस लेने का ऐलान किया है। भगवंत मान ने कहा कि हमने ड्रोन रोधी तकनीक की मांग की। तो गृहमंत्री के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात, ये बैठक बेहद खास रही है। पंजाब की सुरक्षा को लेकर, पंजाब के विकास को लेकर, पंजाब के किसानों को लेकर इस दौरान बातचीत की गई। वहीं भिवानी में रोहतक सीएम फ्लाइंग में गोदाम पर रेड की, छापा मारा गया। बड़ा खुलासा किया गया कि दरअसल गोदाम में रखे हजारों बीज के पैकेट पर एक्सपायरी डेट को मिटाकर नई डेट लिखी जा रही थी। देखिए, भिवानी में रोहतक सीएम फ्लाइंग टीम ने कृषि विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक गोदाम पर रेड कर बड़ा खुलासा किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने गोदाम में जो कुछ देखा वो हैरान कर देने वाला था।
यहाँ पर हजारों पैकेट बाजरे के बीज के थे जो सभी एक्सपायरी डेट के थे। इन सभी पर यहाँ थिनर से एक्सपायरी डेट को मिटाया जा रहा था। मुख्यमंत्री गुणदस्ता कृषि विभाग स्थानीय पुलिस द्वारा तिराना मोड़ के पास एक गोदाम था, उसको चेक किया गया। वहीं कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सुरेंद्र पवार ने बताया कि बाजरे के बीज को पैकिंग के बाद 9 महीने तक बिजाई में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 साल पहले पैक किए 4060 पैकेट की डेट मिटाकर मई 2022 की जा रही थी, जो कानूनन जुर्म है। उसमें 2021 की जो डेट थी मई 2021। सीएम फ्लाइंग की ये रेड कई मायने में अहम है, क्योंकि किसान को न केवल ऐसे नकली बीज खरीद में लूटा जाता है, बल्कि ऐसे बीज की बिजाई के बाद किसान की महीनों की मेहनत और हजारों रुपए पैदावार पर खर्च करने के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं। तो सीएम फ्लाइंग की ओर से छापामार कार्रवाई की गई है। अब पुलिस की ओर से भी इस मामले में जांच की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार और मारुति सुजुकी के बीच हुए एमओयू से जहां प्रदेश भर में युवाओं में रोजगार की उम्मीद जगी है, तो अब सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कैसे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उदय भान ने कहा कि आज से पहले गुरुग्राम में 2016 में औद्योगिक मेले में कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए गए थे। हरियाणा में 6,19,000 करोड़ के निवेश की बात कही गई थी। 407 एमओयू साइन किए गए थे, लेकिन हकीकत में हरियाणा की जनता को निवेश के नाम पर कुछ नहीं मिला। मारुति कंपनी के साथ एमओयू साइन करने की बात भले ही कही जा रही है, लेकिन सरकार इन वादों पर कितना खरा उतर पाएगी, ये तो समय आने पर पता चलेगा। ये सरकार सवाए झूठ बोलने का इसका कोई काम नहीं है। जहाँ तक एमओयू की बात है, इससे पहले भी इन्होंने एक औद्योगिक मेला गुड़गांव में लगाया था और उसमें ग्लोबल लोग सारे दुनिया से इन्होंने बुलाए थे। उदय भान ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा सरकार धरातल पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं करती। अब उदय भान का सरकार से बस यही सवाल है कि गुरुग्राम में आयोजित औद्योगिक मेले में 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात तो कह दी गई, लेकिन सरकार पहले ये बताए कि उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला है। तो गुरुग्राम में हुए इस एमओयू को हरियाणा सरकार बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। साथ ही दावा यह है कि हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, निवेश बढ़ेगा, लेकिन विपक्ष इसको लेकर भी सरकार पर हमलावर नजर आया है। इसके साथ ही विदेश भेजने के नाम पर ठगी के मामले थम नहीं रहे हैं। अंबाला की बात करेंगे। अंबाला पुलिस ने कैथल से ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो विदेश भेजने के नाम पर ठगी करते थे। अंबाला में विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी करने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने कैथल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर भेजा है। इस मामले में अभी तक पुलिस के पास 10 से ज्यादा शिकायतें पहुंच चुकी है। इसमें लाखों रुपए हड़पने के आरोप लगाए गए। जगाधरी गेट पड़ता है मेरे क्षेत्र में कि वहाँ पर कोई धर्मवीर वगैरह है और कहीं है 8-10 लोग हैं जो ये विदेश भेजते हैं। जो हमने कैथल गए उस सरकार की जाँच में, तो वहाँ हमें संदिग्ध हालात लगे, तो हम 2 आदमियों को लेके आए, तो हमने फिर मुकदमा दर्ज करा। मुकदमा दर्ज करके हमने 2 आदमियों को अरेस्ट कर लिया। तो आज कोर्ट में पेश किया गया सर, क्या पेश कर दिया। उनको 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, तो अभी हमें इसमें रिकवरी वगैरह करनी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि ये गिरोह फेसबुक पर लोगों से संपर्क करता था और पैसे लेकर नकली वीजा देता था। फिलहाल पुलिस इस मामले में जल्द बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। कुछ और गिरफ्तारियां भी इस मामले में संभव हैं। वहीं सोनीपत की बात करें तो बडवासनी गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया गया कि खेत में पूजा करने के लिए जा रखे शख्स की उसके साथियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। देखिए रिपोर्ट। सदर थाना क्षेत्र के बड़वासनी गांव में 1 दिन पहले हुई विवाद की रंजिश में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना के समय वो गांव से बाहर अपने खेल में पूजा करने के लिए जा रहा था। इस दौरान उसे गांव के बाहर करीब 6 चाकू मारे गए, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल आने के दौरान उसकी रास्ते में मौत हो गई। हत्या का आरोप गांव के युवक पर लगा है। इससे गांव में 2 पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया। वहीं इस वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस सिविल अस्पताल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने परिजनों के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है। में एक मर्डर हुआ है, चाकू मारने से मर्डर हुआ है। एक पंकज नाम का लड़का है, तो सिविल हॉस्पिटल में वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस के अनुसार गांव के एक युवक से 1 दिन पहले किसी बात को लेकर मृतक पंकज का झगड़ा हो गया था। इस दौरान पंकज ने उसे थप्पड़ लगा दिए। उसी रंजिश में पंकज को चाकू से गोदकर मार डाला। घटना को लेकर गांव में पंकज और दूसरे पक्ष के लोगों में जबरदस्त तनाव है।
तो मारपीट से जुड़ी रंजिश का ही मामला बताया गया, जिसके चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया कि मामले में जांच जारी। वहीं फतेहाबाद में नहर में मिले युवक के शव के मामले में परिजनों ने शव को सड़क पर रखा, जाम लगा दिया गया। इंसाफ की मांग परिजनों की ओर से की गई। ये रिपोर्ट। फतेहाबाद में नहर में मिली 15 वर्षीय पिज्जा डिलीवरी बॉय की शव के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया। बच्चे पानी पिला रहे सी, उत्थे लड़ाई हो रही सी ते उन्होंने जी भज ले, ਉਹ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ले जी। बच्चा हैगा सिर्फ 15 साल ਦਾ जी। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੋ, ਫੋਟੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਜੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਇਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ जी। आपको बता दें कि गोताखोरों की मदद से पुलिस ने नहर से शव को बाहर निकाला था। मामले में रतिया शहर थाना प्रभारी का कहना है कि 14 लोगों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। तो परिजनों की ओर से इंसाफ की मांग की गई है। देखना ये है कि कब तक इंसाफ मिल पाता है। वहीं सोनीपत के सलीमसर माजरा गांव में कुएं में मां बेटी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की गई। सोनीपत जिले के सलीमसर माजरा गांव में मां बेटी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सलीमसर माजरा गांव में मां बेटी का शव कुएं से बरामद हुआ है। जानकारी के अनुसार गांव सलीमसर माजरा की रहने वाली शीला और उसकी बेटी मनशिका देर शाम घर से चली गई थी और उसके बाद सुबह ग्रामीणों को उन दोनों के शव गांव के ही पानी के कुएं में दिखाई दिए, जिसके बाद सबसे पहले ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी और उसके बाद सदर थाना पुलिस को सूचना दी गई। अब प्राथमिक जाँच में सामने आया है कि दोनों माँ बेटी ने पानी के कुएं में कूदकर आत्महत्या की। सलीमसर माजरा में एक औरत व एक 11 साल की बच्ची की लाश कुएं में पड़ी हुई। बताया जा रहा है कि शीला मानसिक रूप से परेशान थी। फिलहाल सदर थाना पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है। मामले में जांच कर रहे एएसआई अशोक ने जानकारी दी है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव सलीमसर माजरा में पानी के कुएं में 2 शव पड़े हुए हैं। मौके पर दोनों के शवों को पहले बाहर निकाला गया। परिजनों ने बताया कि शीला मानसिक रूप से परेशान थी। वहीं मामले में परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आत्महत्या के कारण क्या रखे, इसे लेकर जांच जारी है। वहीं यमुनानगर की बात करेंगे। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। यमुनानगर की आर्थिक अपराध शाखा को बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया जो खुद को शिवसेना की वर्कर बताती थी और भोले भाले लोगों को सरकारी ग्रांट में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम वसूलती थी। आरोपी महिला काफी लंबे समय से फरार चल रही थी और पुलिस को इसकी तलाश थी, क्योंकि गरीब लोगों को लाडली स्कीम के तहत फॉर्म भरवाने, विधवा पेंशन, मकान के लोन दिलवाने, नौकरी लगवाने के नाम पर अब तक 15 से 20 लोगों को ठग चुकी थी। मामले की जांच कर रहे इंचार्ज सोमवती की माने तो प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क में अभी 8 से 10 लोगों के सामने आने की बात की जा रही है, जिसमें फाइनेंसर, दुकानदार, कुछ सामाजिक संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हैं। इस आरोपी महिला ने यमुनानगर में कार्यालय भी खोला है। हमारे पास कंप्लेंट आई थी रेणु कादियान तहसाबाद प्रताप नगर के रहने वाले। उसके खिलाफ ये चार्ज थे कि उसने नौकरी लगवाने के नाम पे पैसे दिए। तो इसमें पहले हमारी प्राथमिक जांच। तो महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ और गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं पूछताछ के बाद। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया है। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने कहा कि सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस से अनुरोध करें। देखिए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने रोडरेज मामले में सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में समय देने का अनुरोध किया है। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने कहा कि सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस एमवी रमन्ना से अनुरोध करें। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों से समर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नवजोत सिद्धू को 1988 के रोडरेज मामले में 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इस घटना में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि कम सजा देने के लिए किसी भी तरह की सहानुभूति न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान पहुंचाएगी और कानून के प्रभाव को लेकर जनता के विश्वास को कमजोर करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता सिद्धू ने ट्वीट किया था, कानून का सम्मान करूंगा। सिद्धू और उनके सहयोगी रुपेंद्र सिंह संधू
27 दिसंबर 1988 को पटियाला में शिरावाला गेट क्रॉसिंग के पास एक सड़क के बीच खड़ी एक जिप्सी में थे। उस समय गुरनाम सिंह और 2 अन्य लोग पैसे निकालने के लिए बैंक जा रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर सीबीआई की ओर से रेड की गई। बताया गया कि करप्शन के मामले को लेकर 17 ठिकानों पर दबिश दी गई है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल सीबीआई भ्रष्टाचार के एक मामले में लालू प्रसाद यादव के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीआई करीब 17 ठिकानों पर रेड कर रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई की टीम पटना में पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर भी पहुंची। आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने अपने कई जानने वालों को रेलवे में नौकरी दिलाई थी। इसके बदले में उनके परिवार वालों को सस्ती दरों पर जमीन मिली थी। सीबीआई को शक है कि इस मामले में संभवतः जमीन खरीदने के बदले पैसा भी नहीं दिया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि लालू यादव के परिजनों के खाते में 1 करोड़ 20 लाख रुपए आए। इसके अलावा दिल्ली, पटना और दानापुर समेत अनेक जगहों पर लालू यादव के परिजनों को जमीन मिली। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और बिहार के पटना और गोपालगंज में 17 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि लालू यादव इस समय दिल्ली में है। उनकी बेटी मीसा भारती भी दिल्ली में है। राबड़ी देवी अपने आवास पर है। लालू साल 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे। तो पहले से मुश्किलों में चल रहे लालू यादव की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। चलिए बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका ने कहा कि उसके समुद्री किनारे पर लगभग 2 महीने से पेट्रोल से लदा जहाज खड़ा है, लेकिन इसका भुगतान करने के लिए उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। रिपोर्ट। देश के इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हर बीतते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जनता सड़कों पर हिंसक हो रही है तो दूसरी ओर सियासी घमासान चरम पर है। लेकिन इन सब के बीच द्वीपीय देश में आर्थिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने खुलासा किया कि उसके पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं। इतना ही नहीं, श्रीलंका सरकार ने नागरिकों से ईंधन के लिए लाइनों में न लगने का भी आग्रह किया। द्वीप राष्ट्र की सरकार ने कहा कि उसके पास करीब 2 महीने से श्रीलंकाई समुद्री तट पर लंगर डाले पेट्रोल के जहाज का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। हालांकि देश को डीजल का पर्याप्त भंडार मिला है। बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने संसद में बताया कि 28 मार्च से श्रीलंकाई समुद्री क्षेत्र में पेट्रोल से लदा एक जहाज लंगर डाले हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि देश में पेट्रोल की उपलब्धता की समस्या है। जून 2022 के लिए श्रीलंका को ईंधन आयात के लिए $53 करोड़ की आवश्यकता है।